नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पिथौरागढ़ जिले के ऐतिहासिक व्यापारिक मेले जौलजीबी का गुरुवार को शुभारंभ हो गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेले का उद्घाटन किया। बता दें कि भारत के साथ ही नेपाल में भी मेले को लेकर खासा उत्साह है। बता दें कि 10 दिनों तक इस सीमा क्षेत्र में भारत और नेपाल की सांस्कृतिक बयार चलेगी। अस्कोट रियासत के पाल वंश ने 1914 में काली और गोरी नदी के संगम स्थल जौलजीबी में मेले की शुरुआत की थी और शुरुआत में ये मेला पूरी तरह से व्यापारिक था। वहीं सीएम धामी ने कहा कि ये मेला भारत नेपाल दो देशों का व्यवहारिक और व्यवसायिक संगम है। प्रकार का हमारा प्रागण संबंध है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह संबंध और अधिक मजबूत हो रहे हैं और प्रगाढ़ हो रहे हैं। उनके नेतृत्व में केदारनाथ और पशुपतिनाथ के बीच आध्यात्मिक यात्रा सजी हुई। एक यात्रा केदारनाथ से पशुपतिनाथ की हुई थी। उस यात्रा ने भी दोनों के संबंधों को, दोनों राष्ट्रों के संबंधों को मजबूती प्रदान की थी। मुझे प्रसन्नता है कि वर्षों से जौलजीबी का ये मेला भारत और नेपाल के बीच भी सांस्कृतिक संबंधों के साथ साथ आर्थिक संबंधों को भी आगे बढ़ाने का काम करता आ रहा है। ये मेला निश्चित रूप से कुछ चुनौतियां भी समय के साथ खड़ी हुई हैं। जिस प्रकार से पहले इस मेले का एक अपना स्वरूप था, वो कभी बढ़ा है, कभी घटा है, कहीं न्यूनता आई है। लेकिन इन चुनौतियों के साथ भी ये मेला हमारे छोटे व्यापारियों का, कारीगरों का, किसानों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और उन्हें एक मंच प्रदान करने का भी बहुत बड़ा माध्यम है। मैं देख रहा था यहां पर जम्बू से लेकर सेकुआ, गंधरायनी, अनेक प्रकार की जो औषधियां जो हमारे खान पान का हिस्सा हुआ करती थी, उसको भी कहीं न कहीं प्रोत्साहित करने के लिए ये मेला हमारा बहुत प्रमुख भूमिका निभाता है। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा परिसर भराड़ीसैंण में एक समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेते हुए विभागीय कार्यों की समीक्षा की और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनपद चमोली को एक स्वच्छ एवं आदर्श जनपद के रूप में विकसित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद चमोली में बद्रीनाथ, हेमकुंड, गोपीनाथ समेत अनेक देवस्थल मौजूद हैं। देश का प्रथम गांव माना भी चमोली में ही है। इस सीमांत जनपद को स्वच्छ बनाना हम सबका नैतिक दायित्व है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनपद चमोली से बहने वाली सभी नदियों को स्वच्छ रखा जाए। नदियों में जाने वाले कूड़ा, करकट एवं गंदे नालों का ट्रीटमेंट किया जाए। नदी किनारे लोगों को जागरूक किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य के विकास में महिलाओं का बड़ा योगदान रहा है। महिलाओं के कौशल, उनकी शक्ति और ऊर्जा के साथ विकास कार्यों को गति दी जाए। राज्य के जीएसडीपी में पहाड़ी राज्यों का योगदान बढ़ाने का प्रयास किया जाए। तो अधिकारियों के साथ बैठक की गई। चमोली को आदर्श जनपद बनाने पर जो है फैसला किया गया, साथ ही साथ स्वच्छ बनाने के लिए भी जो है जोर दिया गया। उधर मॉर्निंग वॉक के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय लोगों से मुलाकात की। साथ ही बता दें आपको कि भराड़ीसैंण में रात्रि विश्राम करने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मॉर्निंग वॉक के जरिए स्थानीय लोगों से मिल मुलाकात की और इस दौरान सीएम ने विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया। साथ ही उन्होंने यहां उत्तराखंड के लिए प्रस्तावित भू कानून पर उच्चाधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। वहीं पलायन निवारण आयोग की बैठक में भी पहाड़ में पलायन रोकथाम के प्रयासों पर मंथन किया। भराड़ीसैंण दौरे पर जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी और सीएम ने स्थानीय लोगों से मिल मुलाकात की और सीएम ने विकास कार्यों का भी निरीक्षण यहां पर किया। मॉर्निंग वॉक के दौरान जो है स्थानीय लोगों से मुलाकात सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। ये मॉर्निंग वॉक के दौरान की ये तस्वीरें हैं जब वॉक के लिए
मॉर्निंग में सीएम पुष्कर सिंह धामी निकले तो यहां पर स्थानीय लोगों के साथ में मुलाकात हुई और विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया। उधर केदारनाथ उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि बीजेपी प्रवासी प्रकोष्ठ के माध्यम से जो है पार्टी ने उन मतदाताओं से संपर्क साध रही है जो दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा में रह रहे हैं। भट्ट ने कहा कि वह स्वयं इन स्थानों पर गए और लोगों से केदारनाथ पहुंचकर मतदान की अपील करके आए हैं। पार्टी ने अब तक ऐसे 2500 प्रवासियों की सूची तैयार की है जो केदारनाथ उपचुनाव में आकर वोट डालेंगे। कि पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि केदारनाथ आपदा के बाद बड़ी संख्या में केदारनाथ का पलायन से लोगों का पलायन हुआ उस क्षेत्र से, और उन सब ने ही हमारा हर राज्य के अंदर हमारा अपना उत्तराखंडी पार्टी का प्रकोष्ठ है, प्रवासी प्रकोष्ठ। उन प्रकोष्ठों के सब कार्यकर्ताओं से हमने मिलना, क्योंकि हम एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, सबका सहयोग हम चुनाव में लेते हैं। हम भी अनेकों राज्यों में चुनाव के लिए जाते हैं, तो दिल्ली में हो, लुधियाना हो, चंडीगढ़ हो, हरियाणा हो, इन सब स्थानों के जो अपने प्रवासी उत्तराखंडी कार्यकर्ता हैं उनके साथ मेरा बैठना हुआ। और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ बड़ी संख्या में, क्योंकि बाई इलेक्शन का एक माहौल होता है, मतदान भी कम होता है, तो हमने आह्वान किया है कि केदारनाथ के अंदर केदारनाथ के देवतुल्य स्वरूप को और विस्तार रूप देने के लिए, मोदी जी को समर्थन देने के लिए चल रहा है, धीरे धीरे संगठन बढ़ रहे हैं। उधर देवभूमि उत्तराखंड में चलने वाली चारधाम यात्रा अब समापन की ओर है, जहां केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद हो चुके हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम के भी कपाट 17 नवंबर से शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। बता दें कि अब चारधाम यात्रा की समीक्षा भी शुरू हो चुकी है और साथ ही सरकार का दावा था कि बीते वर्ष की तुलना में इस वर्ष रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु आएंगे और बीते वर्ष 56 लाख श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड इस वर्ष टूटेगा। वहीं यात्रा को लेकर कांग्रेस का कहना है कि यात्रा के शुरुआती चरण में ही सरकार के दावों की पोल खुली और तमाम अव्यवस्थाओं से श्रद्धालुओं को जूझना पड़ रहा है। देखिए, आप जानते हैं कि गत वर्ष जो चारधाम यात्रा के कपाट थे वो अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे, और इस वर्ष मई माह के द्वितीय सप्ताह में 10 मई और 12 मई के आसपास में कपाट खुले हैं। तो स्वाभाविक रूप से क्योंकि दिन कम होने के कारण से, आप जानते हैं कि क्योंकि मई का जो खास करके मई जून जो पीक सीजन होता है, मई माह की हम अगर बात करें तो 10 दिन तो यही हो गए थे। देखिए, यात्रियों की संख्या ये जो दिख रही ये भी सही आंकड़े नहीं है। इन्होंने रजिस्ट्रेशन के आधार पर ये किया, और रजिस्ट्रेशन में किए हुए लोग भी बहुत से लोग नहीं आ पाए, स्थितियां और हालात ऐसे नहीं थे। तो खाली यात्रियों की संख्या कम नहीं है, व्यापार घटा। इन 6 सालों में बीजेपी के शासन में जो हमारा चारधाम यात्रा में व्यापार था, होटल वालों का, जो हमारे होम स्टे वालों का, गाड़ी वालों का, खुमचे वालों का, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स वालों का, उनका सबका व्यापार घटा है। और जो 4 महीने की मेहनत से अपने 12 महीने का जीवन यापन हमारे चारधाम के गढ़वाल के लोग करते थे, उनके जीवन में बड़ा संकट आया, उनका व्यापार घटा है। उधर ऋषिकेश में आवास विकास स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में बाल दिवस धूमधाम से मनाया गया। कॉलेज में जो है बाल सभा के साथ जो है सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। और आपको बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ कॉलेज के प्रधानाचार्य उमाकांत पंत, नागेंद्र पोखरियाल और रामगोपाल रतूड़ी ने दीप प्रज्वलित करके किया। साथ ही आपको बता दें कि कार्यक्रम में छात्रों पर अध्यापकों ने पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया। प्रधानाचार्य उमाकांत पंत ने बाल दिवस के महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार बच्चों के सम्मान और उनके कल्याण को बढ़ावा देने के लिए 14 नवंबर को बाल दिवस मनाती है। मीडिया प्रभारी नरेंद्र खुराना ने बताया कि आचार्य रजनी गर्ग ने मेधावी छात्र छात्राओं को शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर कार्यक्रम में सम्मानित किया है। छात्रों ने भी बाल दिवस से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर अध्यापकों का दिल जीत लिया है। आपको बता दें कि छात्रों ने बताया कि जिस प्रकार का सम्मान उनको विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में मिलता है उससे वे काफी खुश हैं।
ये सम्मान उन्हें अपनी पढ़ाई के प्रति और ज्यादा बेहतर करने के लिए जिम्मेदार बनाता है। तो आप लोग भी जो यहाँ बच्चे अभी आते हैं किसी न किसी रूप में सम्मानित किया जाता है। यहाँ जो बच्चे आके या कोई भी टीचर्स आके या कोई भी बाहर का वक्ता आके या कोई भी टीचर से बोलता है तो अंदर एक प्रण लेना चाहिए कि हमें भी एक दिन ऐसे ही आकर बोलना है, तब आप सही मायनों में बच्चे बनेंगे, वरना बच्चे नहीं। एक गिरी मिट्टी की तरह स्टेटिक्स में कहा जाता है, हमारे गिरी मिट्टी की तरह होते हैं बच्चे, चाहे तो शैतान बना दो चाहे इंसान बना दो। तो वही गिरी मिट्टी की तरह आप इंसान बनना चाहते हैं शैतान, वो आप पे डिपेंड करता है। स्कूल तो सभी लोग क्या कर रहे हैं, इंसान बनाने के लिए गिरी मिट्टी का एक अच्छा सा आपका ढांचा तैयार करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे वो गिरी मिट्टी होती है ना जो फिसल जाती है, वो शैतान बन जाते हैं। तो इस प्रकार का भी बनना है। साथ ही कल आपको पता होगा 555वां प्रकाश पर्व गुरु नानक जयंती जी का पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। उसकी भी मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। उधर देहरादून में तय समय के बाद भी खुल रहे पब और बारों के खिलाफ मंगलवार की देर रात ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। आपको बता दें कि देहरादून डीएम सविन बंसल खुद कार चलाकर कार्रवाई की अगुवाई कर रहे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। रात करीब 11 बजे बाद डीएम टीम के साथ निरीक्षण के लिए निकले। डीएम के नेतृत्व में गठित 5 टीमों ने शहर में स्थापित पब बार पर निर्धारित समय के बाद भी संचालन पर छापेमारी की। और तो वहीं डीएम सविन बंसल ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले बार संचालकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपका जो कंसर्न है वो सही है। जो अंडर एज हमारे कस्टमर्स की भी कंप्लेंट्स काफ़ी ज्ञात हो रही हैं। सो जब ये अभियान इंटेंसिवली और आगे चलता रहेगा सो इसमें कई सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे, इंक्लूडिंग एज, इंक्लूडिंग टाइम परमिशंस, इंक्लूडिंग आईडीज ऑफ द एम्प्लॉयज और जो स्टॉक रजिस्टर्स हैं जिस स्टॉक के लिए उनको परमिशंस दी गई हैं। सो ये सभी एस्पेक्ट्स हमारे चेकिंग अभियान में आएंगे और नॉट ओनली पेनल्टी, सो दीज केसेस विल बी डेल्ट विद स्टर्नली। सख्ती से इनको डील किया जाएगा, चाहे वो लाइसेंस सस्पेंशन हो या कैंसिलेशन हो या एफआईआर हो। उधर बाल दिवस के उपलक्ष्य में कोटद्वार के मेहरबान सिंह कंडारी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में एक विशेष सामाजिक गतिविधि का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में वरिष्ठ कक्षाओं के छात्रों के लिए करियर काउंसलिंग और पूरे विद्यालय के छात्रों का निःशुल्क डेंटल स्वास्थ्य परीक्षण शामिल था। बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय मेडिकोच संगठन की वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज श्रीनगर गढ़वाल की यूनिट द्वारा किया गया। कार्यक्रम की गतिविधियों का समन्वय डॉक्टर अमन भारद्वाज, एनएमओ यूनिट के महासचिव और विद्यालय के प्रधानाचार्य चंदन नकोटी द्वारा किया गया। बाल दिवस पर अपने विद्यालय में बाल मेला और दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। जैसे कि शिक्षक दिवस पर बालकों के द्वारा जो है शिक्षकों के लिए कई प्रकार के उपहार और कार्यक्रम नियुक्त किए जाते हैं और इसलिए आज शिक्षकों ने सोचा और विद्यालय के स्टाफ ने सोचा कि बालकों के लिए भी बाल दिवस पर कुछ होना चाहिए, क्योंकि बाल दिवस बालकों के लिए होता है, बच्चों के लिए होता है। इसलिए छोटे छोटे छात्र आज बाल मेले, कई छात्रों ने जो है कई प्रकार के पकवान छोटे छोटे स्टॉल लगा करके जो है एक मेले का रूप दिया है और अन्य छात्र जो है वहाँ से कई चीज़ें खरीद रहे हैं, खा रहे हैं और उस मेले का खूब आनंद उठा रहे हैं। और इसी बाल दिवस पर डॉक्टर अनुराधा त्यागी जी के द्वारा यहाँ पर दंत चिकित्सा का एक शिविर भी आयोजन किया जा रहा है। आज बाल दिवस के अवसर पर यहाँ मेहरबान सिंह कंडारी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज कोटद्वार में ये निःशुल्क दंत शिविर और साथ ही मानसिक स्वास्थ्य को देखते हुए हमारे डॉक्टर अनुराधा और हमारे श्रीमान राजकुमार त्यागी जी ने यहाँ पर अपना शिविर लगाया है। इसके साथ ही
बाल दिवस के अवसर पर सभी बालकों द्वारा बाल मेला का भी आयोजन किया गया है। और ये हमारा नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन की इकाई ने यहाँ पर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से सहयोग से यहाँ पर हमारे प्रधानाचार्य श्रीमान चंदन नकोटी के सहयोग से हम यहाँ पर ये शिविर का आयोजन कर पाए हैं। किच्छा में किसानों ने चीनी मिल को जल्द चालू करने की मांग की है। साथ ही बता दें आपको, किसानों ने मांग पूरी न होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर गणेश उपाध्याय के नेतृत्व में तमाम किसान किच्छा चीनी मिल पहुंचे। किसानों ने चीनी मिल कार्यालय पर नारेबाजी करते हुए 15 नवंबर से चीनी मिल का पेराई सत्र शुरू करने की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी की। किसानों ने अधिशासी निदेशक त्रिलोक सिंह मर्तोलिया से वार्ता कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। 3 दिन लगातार बारिश होने की वजह से किसानों का गन्ना बिल्कुल गिर चुका है। अब उसका वेट भी कम होगा, चूहा लग गया। हमने तुरंत स्टार्ट किया जिससे किसान कम से कम गेहूं तो बोए, गेहूं के अपने बच्चों को पालो सही। तो उन्होंने ये कहना था कि हम 20 से प्रारंभ करेंगे। हमने कहा आप 17 से करिए, तो उनका बात मानी लास्ट में कि हम 20 से प्रारंभ करेंगे। क्यों 20 से बोला ना? बिल्कुल। अगर वो 20 से प्रारंभ नहीं करेंगे, 21 से नहीं धरना दे देंगे भैया, बहुत हो गया, बहुत नुकसान झेल लिया किसानों ने। ये 3 दिन की बेमौसम बारिश की वजह से किसानों का गन्ना का नुकसान तो अलग हुआ, धान का अच्छा पैसा भी नहीं मिला भाई। किसान क्या करेगा भाई? 24-25 प्रारंभ होने वाला है, तो इसमें आप कुछ किसान लोग मिले थे कि मिल को जो है जल्दी चलाया जाएगा। तो हमारी लगभग सब तैयारी पूर्ण हो गई है। केवल हमारा एक रोलर का जो है टॉप डेयरिंग था, जिसमें पार्टी द्वारा जो है डिले किया गया, वो भी हमारे पास पहुंच गया है। तो 2-3 दिन जो है 3-4 दिन में उसका भी कार्य पूर्ण हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग जो है मतलब मिल चलाने की स्थिति में आ जाएंगे। तो 15-16 में हमारा ट्रायल है। उसके बाद हम लोग जो है 20 के आसपास करीब जो है 20 से 22 के बीच में बिजनेस समझौता है। उधर 2 साल से पौड़ी जिले के विधानसभा यमकेश्वर क्षेत्र में आमसौड़ गांव में भयावह आपदा आई थी और गांव के ऊपरी हिस्से में भारी भूकटाव हुआ था, जिसकी वजह से ग्रामीणों को गांव छोड़ना पड़ा था। जो आर्थिक रूप से मजबूत थे वो कोटद्वार और काफी शहरों में पलायन कर गए। कुछ परिवारों को सड़क के नीचे या आसपास में दूसरे के घरों में शरण लेनी पड़ी। और साथ ही आपको बता दें कि उनमें कई परिवार आज भी अन्य लोगों के घरों में ही हैं। बता दें कि ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हम धरने पर बैठे हैं और हमारे सांसद अनिल बलूनी ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज हमारा इगास जो बूढ़ी दिवाली के नाम से प्रसिद्ध है वो है, उसको मनाया जा रहा है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम आज हमारी महिला शक्ति जितने भी हैं वो सारी इस धरना स्थल बैठी हुई हैं, जबकि इनको आज के दिन घरों में होना चाहिए था उस पर्व को हर्षोल्लास से मनाने के लिए। हमारी जो मांग है आज, हमारी जो मांग है, पिछले साल ऊपर से हमारे गांव के अंदर स्लाइड आया, उस स्लाइड का कोई ट्रीटमेंट सरकार शासन प्रशासन द्वारा नहीं किया गया। हमारा दुर्भाग्य है कि सरकार ने आज दिन तक हमारी ये मुख्य 3 हमारी मांगे हैं, ज़्यादा नहीं है, जो कि बहुत जायज़ हैं। एक तो सभी ने देखा होगा, बरसात में भी देखा, इस साल भी पिछले साल भी ऊपर से पहाड़ी से तो भूस्खलन हो रहा है, उसकी चपेट में कई मकान आए हैं और आने वाले हैं, उसका ट्रीटमेंट। नंबर 2, इसमें 2 साल से सिंचाई व्यवस्था जो हमारा हाइड्रम है वो खराब पड़ा हुआ है, नहर बंद पड़ी हुई है, 2 साल से फसल बर्बाद हो रखी है। तीसरा, जो ये जल जीवन मिशन का पानी का काम हुआ था वो संतोषजनक नहीं हुआ है। अभी कुछ बरसात की वजह से जो भूस्खलन हुआ था उसमें क्षतिग्रस्त हो गया था। अनिल बलूनी से वो हमारे सांसद बन चुके हैं ना, तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि हम हैं कोटद्वार से सबसे निकटतम गांव है हमारा आमसौड़ में देखो इतनी बड़ी आपदा आई, कोई देखने के लिए नहीं आया। एक पटवारी मैडम और एक हमारी ब्लॉक प्रमुख और पुलिस प्रशासन के सिवा यहाँ पे कोई देखने के लिए नहीं। और जो आए भी
वो बस एक बार देख के चले गए, उसके बाद उनको ये दिखाई नहीं दिया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका संविधान भी करना है कि नहीं करना है। हमारे यहाँ पे इतनी बड़ी आपदा आ रखी है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे परिवार मतलब यहाँ पे प्लान कर चुके हैं। बहुत समस्या है। हाइड्रम योजना ठप पड़ी से 2 साल होगी ना, अभी तक हाइड्रम निवर्ण और सरा हमारे सिंचाई हरियाली रहने से हमारे सिंचाई ठप हुई है, जो कि जबकि न जेई न प्रशासन न यखम सांसद छे न हमारे बलून जी कोटद्वार में बैठे हैं जिन्हों गाछ बगाव मंगाना चाहिए हमार ये थोड़ा देर हम आ जान हमारी समस्या सुन लें और हमारी समस्या तब पूरी हो जाए, जो कि हम सब महिलाएं हम अब घर बार का काम काज छोड़ कर हम बैठे हैं। राम आमसोड़ में आज धरने का दूसरा दिन है, आप सभी जानते हैं, और इनकी मेन मांग है कि जो पहाड़ी है इनके ग्राम के पीछे, वहाँ से भारी मात्रा में मलबा आया था इस वर्षा काल में, तो इनका यही है कि हमें आगे हमारी फैमिली को कोई भी नुकसान ना हो, जिस कारण पहाड़ी का ट्रीटमेंट किया जाए किसी भी तरह, है ना। तो इसके चक्कर में ही पहले कई बार जो है अधिकारी लोग आए हैं, सर्वे टीम आई है, भूगर्भीय सर्वेक्षण टीम। और दूसरी मांग इनकी ये है कि इनका एक हाइड्रम योजना है, इनकी चलती है हाइड्रम, तो वो इस वर्षा काल में क्षतिग्रस्त हो गई है जो 2024 में, तो ये चाह रहे हैं कि उसको ये मरम्मत की जाए सिंचाई, ताकि सुचारू रूप से चल सके। और तीसरी है इनकी जल जीवन मिशन का जो है पानी, उसके संबंध में इनकी शिकायत है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कल भी इनका धरना चला था, तो मैंने एनटी महोदय जो है हमारे, वो मौके पर आए थे और उनके द्वारा इनकी शिकायतें सुनी गई। उधर सर्वे चौक IRTD ऑडिटोरियम देहरादून में कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि राज्य के आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने शिरकत की। बता दें कि कार्यशाला में पर्वतीय खतरों के आकलन और चुनौतियों पर चर्चा की गई। वहीं आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण हर साल हजारों लोग की मृत्यु होती है, संपत्ति और बुनियादी ढांचे को भी नुकसान होता है। आपदाओं के प्रभाव से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए वैज्ञानिक आकलन के लिए कार्यशाला आयोजित की गई थी। आपको बता दें कि इस कार्यशाला में विभिन्न सरकारी संस्थाओं, IIT और संबंधित हितधारकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। आप जानते हैं कि पहाड़ों पे आपदा जो आती है उसका प्रकार थोड़ा सा अन्य जगहों से अंतर होता है, भिन्न प्रकार की आपदाएं आती हैं, बहुत सारे मल्टीपल कारण होते हैं, तो हम लोग उसी के बारे में विचार विमर्श करने के लिए कार्यशाला आयोजित किए हैं, जिससे हम उसके कारणों को जान सकें और कैसे निदान कर सकते हैं उसका, हम कैसे उसका प्रभाव कम कर सकते हैं, कैसे लॉस को कम कर सकते हैं, इसके बारे में कार्यशाला रखी गई है। हमारा प्रयास होगा कि कार्यशाला सफल रहे और लोगों को इसका लाभ मिल सके। एक बहुमंजिला इमारत बिना नक्शे के बनाई जा रही है, लेकिन MDDA इमारत के अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि हरिद्वार रोड स्थित गंगा किनारे MDDA और NGT के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गंगा किनारे बिना नक्शा पास किए अवैध रूप से व्यावसायिक भवन का निर्माण हो रहा है। ऋषिकेश में आज के समय में स्थिति यह है कि कोई गरीब व्यक्ति अपना मकान बनाने जाता है तो MDDA के अधिकारी तुरंत वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन कोई रसूखदार अगर अपनी बिल्डिंग गैर मानकों के तहत अगर बनाता है तो उसकी तरफ अनदेखा कर देते हैं वो लोग। और शहर की तमाम बिल्डिंगों को देखिए जो गंगा किनारे बन रही हैं, एक ही बिल्डिंग की बात नहीं करूंगा मैं, सारी बिल्डिंगों की बात करूंगा जो गंगा किनारे बन रही हैं। संबंधित मंत्रालय के मंत्री ना तो उस तरफ देख रहे हैं, ना MDDA के अधिकारी उधर देख रहे हैं बैठ करके, जबकि शहर को ये कंक्रीट का जंगल बना देना चाहते हैं क्या वो नहीं है ना। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।